दोस्तों स्वागत है आपका चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार त्रिपुरा के अंदर अपना मुख्यमंत्री तक बदलना पड़ा है। दोस्तों बताएंगे आपको कांग्रेस पार्टी से आए हुए नेता को बनाया गया है मुख्यमंत्री, यानी बीजेपी के अंदर लीडरशिप का बड़ा अभाव दिखाई दे रहा है। और इसी बीच आपको बताएंगे इसके पीछे है क्या कारण दोस्तों, फिर भी फंसती दिखाई दे रही है बीजेपी त्रिपुरा के चुनाव को लेकर। इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर बड़ी अपडेट आई है। ओवैसी की तरफ से बयान, कहा बाबरी छीन ली गई लेकिन ज्ञानवापी नहीं छीनने देंगे। और इसी बीच आपको बताएंगे दोस्तों कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर से ये बड़ी अपडेट सामने आई है। दोस्तों क्या कुछ खबर सामने आई है जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ी मजबूती दिखाई दे रही है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली के अंदर एमसीडी का बुलडोजर बीजेपी के लोग अल्पसंख्यक समुदाय के इलाकों में चला रहे थे, लेकिन अचानक से दोस्तों दिल्ली के मुंडका के अंदर लगी आग में 30 से ज्यादा लोगों की मौत होने के बाद बीजेपी के एमसीडी पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। बड़े बड़े नेताओं के नपने का समय आ चुका है। इसी के साथ में चलेंगे एक एक करके सभी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी दोस्तों ओवैसी के इस बात का समर्थन करते हैं कि देश के अंदर मुस्लिम एक वोट बैंक है, ये सबसे बड़ा झूठ देश की राजनीति के लिए है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अचानक से बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया। उत्तर पूर्व के राज्य त्रिपुरा से ये बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर त्रिपुरा के अंदर बिप्लब देव को अपना इस्तीफा देना पड़ा। बीजेपी ने अपना नया मुख्यमंत्री चुन लिया है। दोस्तों माणिक साह को नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। इससे पहले हमने आपको कई बार ये अपडेट दी थी कि कई सारे नेता विधायक है जो पार्टी के मुख्यमंत्री से काफी नाराज है और यहाँ तक की पार्टी के खिलाफ जाने की बातें भी कर रहे थे। दिल्ली में आकर तकरीबन एक महीने तक डेरा डाला गया था नेताओं की तरफ से, विधायकों की तरफ से। सभी मुख्यमंत्री हटाने की बातें कर रहे थे और आखिरकार बीजेपी ने अपना मंत्री हटा दिया है। जबकि दोस्तों फरवरी 2023 यानी एक साल से कम का समय बचा है जब अब त्रिपुरा के अंदर चुनाव होने वाले हैं, और बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री हटाए जाने का ये फैसला क्या बुरी तरीके से बैकफायर करेगा, आप लोग को क्या कुछ लगता है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। लेकिन इस मामले को लेकर आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने संगठन का विस्तार किया त्रिपुरा के अंदर, उसके बाद बीजेपी को ये फैसला लेना पड़ा है दोस्तों। और पार्टी के कई सारे नेता भी नाराज थे। और इसी के साथ में तीसरी बड़ी बात ये थी कि जो आईपीएफटी पार्टी पिछले चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ी थी दोस्तों, वो भी बीजेपी के नेतृत्व से काफी ज्यादा नाराज थी। और यही बड़ा कारण बताया जा रहा है कि राज्य के अंदर बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री तक बदलना पड़ा है दोस्तों। और ऐसे में जो नया मुख्यमंत्री आया है वो भी बंगाली मूल से जुड़े हुए बताते हैं। और ऐसे में दोस्तों कुल मिलाकर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है जिनकी पार्टी आईपीएफटी के साथ साथ और भी कई सारी पार्टियां हैं, वो बीजेपी के खिलाफ हमेशा से रहती है और आने वाले चुनावों के अंदर भी भारी डेंट पहुंचाने की तैयारी चल रही है दोस्तों आईपीएफटी जैसे कई सारे ट्राइबल पार्टी की तरफ से। अब देखते हैं इस मामले को लेकर आगे क्या कुछ अपडेट आती रहेगी, आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बताते चले कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी सर्वे किस आधार पर हो रहा है। ओवैसी ने जनता को अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़ना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के 1991 के आदेश के बारे में बात करना चाहिए, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद और मंदिरों के प्राकृतिक यानी अभी जो स्ट्रक्चर है, जो चरित्र है, उसको बदला नहीं जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खो दिया है, दूसरी मस्जिद को बिल्कुल नहीं खोएंगे। हमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ को कत्ल करके हमारी मस्जिद को छीना गया, दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे, याद रखना। उन्होंने अधिनियम का जिक्र किया है दोस्तों 15 अगस्त 1947 को। मौजूदा पूजा स्थल को धार्मिक स्वरूप जैसा है वैसा ही रहेगा, इसे बदला नहीं जाएगा। और एक एक करके मस्जिदों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है उसको लेकर भी उन्होंने उस कानून का हवाला भी दिया है और एक तरीके से बीजेपी को राजनीतिक मैसेज भी भेजा है। वहीं आपको बताते चले कि विपक्षी पार्टियां इस मामले को लेकर चुप्पी साधती दिखाई दे रही है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टियां अधिक हिंदुत्व दिखाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही आगे निकल जा रही है, जिसके कारण वो लोग आवाज उठाने को तैयार नहीं है। और इसीलिए मैं इस तरीके से ये आवाज जो उठा रहा हूँ इसको और प्रखर तौर पर उठाने वाला हूँ। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो कांग्रेस पार्टी ने असंतुष्ट नेताओं के लिए बड़ी खबर दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के उदयपुर में चल रहे चिंतन शिविर में पार्टी के असंतुष्ट नेताओं को मनाने के लिए अहम फैसला लिया है। पार्टी ने कुछ बड़े ऐलान भी किए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के संसदीय बोर्ड को गठित करने की मांग को स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए कांग्रेस पार्टी कार्य समिति की मंजूरी की जरूरत है, जो पार्टी के शीर्ष निर्णयकारी संस्थान है। इसके अलावा चुनाव होगा और इसके सदस्य कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाएंगे दोस्तों। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ पर जब इमारत ही गैर कानूनी तो फायर एनओसी कैसे। मुंडका के अंदर आग को लेकर आम आदमी पार्टी ने एमसीडी पर उठाए हैं गंभीर सवाल। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुंडका इलाके के अंदर जिस तरीके से बिल्डिंग में आग लगी दोस्तों, और देखते ही देखते ये बिल्डिंग 30 से ज्यादा लोगों के मौत का कारण बन गया। और आपको बता दें कि 2016 में एमसीडी ने इसका लाइसेंस इशू किया था। इस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कई और सवाल खड़े किए हैं, लेकिन एक साल के बाद ही शिकायत पर उस लाइसेंस को कैंसिल भी कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद पूरी एक्टिविटी चल रही थी। फिर 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई मॉनिटरिंग कमेटी ने इस बिल्डिंग को सील कर दिया था। इसका फर्स्ट फ्लोर पूरी तरीके से सील था, पेनल्टी भी लगाई गई थी। एमसीडी ने पेनल्टी
रॉयल्टी भी वसूला था, लेकिन इसके बावजूद मॉनिटरिंग कमेटी ने सील भी नहीं खोला था, जिसके बावजूद ये बिल्डिंग चलता रहा और आखिरकार इस तरीके का भयावह घटना देखने को मिला है। दोस्तों 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर एमसीडी जहां पर एक और बुलडोजर लेकर निकली हुई है, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के इलाकों के अंदर। और अब जब इस तरीके की इतनी बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर फायर ऑडिटिंग जिस एमसीडी को कराना चाहिए था और जिस एमसीडी को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि हर जगह तय मानकों के आधार पर ही बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, और जिसके बाद दोस्तों कम से कम एमसीडी के बड़े बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बुलडोजर लेकर जिस तरीके का ड्रामा पिछले 1 महीने से देखने को मिला है। इतने सालों से एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार है, इसके बावजूद दोस्तों इस तरीके से फायर ऑडिटिंग की कार्यवाही पूरी तरीके से नहीं की गई, सही तरीके से नहीं की गई, और आज 30 से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी इस मामले को लेकर बीजेपी के एमसीडी को घेरा गया है दोस्तों, जिसके बाद भाजपाई इस पर बयान देते नहीं बन पा रहा। बीजेपी के नेताओं से तो चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। एक और अपडेट की माने तो चिंतन शिविर में हुड्डा बोले, कहा बीजेपी के राज में किसानों का कर्ज 2 गुना हो गया है, आमदनी भी नहीं बढ़ी। राष्ट्रीय कृषि ऋण राहत आयोग बनाने की उन्होंने मांग की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि एनडीए सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदनी 2 गुनी करने का वादा किया था, वह तो पूरा नहीं किया, लेकिन किसानों का कर्ज 2 गुना हो गया है, किसान कर्ज में डूब गया है। किसान कर्ज आयोग बनना चाहिए जो इस पूरे कर्ज के मामले को देखे और अंत में फैसला लेकर उन्हें कर्ज से मुक्ति दिलाए। इससे पहले उन्होंने राकेश टिकैत और अन्य किसान नेताओं से मुलाकात की थी, जिसके बाद दोस्तों उन्होंने कहा था कि जो भी सुझाव उनके पास आए हैं वो सारे सुझाव कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म यानी कांग्रेस पार्टी के शिविर में रखेंगे, और यही बातें दोहराते हुए उन्होंने सब कुछ कहा है। दोस्तों एक और अपडेट की माने तो सीएम केजरीवाल भी पहुंचे दिल्ली के मुंडका, जहां पर अग्निकांड हुआ है, जहां पर कई लोगों की मौत हो गई है। जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है, घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। दोस्तों आपको बताते चले कि यह बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इस मामले को लेकर संज्ञान ले रहे हैं और कई सारे जांच के आदेश भी दिए गए हैं दोस्तों। लेकिन इस मामले में देखने वाली बात यह रहेगी कि बीजेपी के एमसीडी की तरफ से क्या रिस्पांस सामने आता है। एक और अपडेट की माने तो जमीन के नीचे कुछ है, इसका मतलब है कि दिमाग के भीतर कुछ नहीं है। रवीश कुमार ने तंज कसते हुए उन सभी लोगों पर सवाल खड़े किए हैं जो बेफिजूल की बातों को आगे बढ़ाते हुए ताजमहल के नीचे शिव मंदिर होने के बड़े बड़े दावे करते हैं दोस्तों, और एक तरीके से इसी पर बेफिजूल का डिबेट पूरे दिन रात चलता रहता है। आपको बता दें कि भाजपा नेताओं के दावे को लेकर रवीश कुमार की तरफ से तंज कसा गया है। उन्होंने कहा कि हर भारतीय को शक हो गया है कि जमीन के नीचे कुछ है। शक की बीमारी को होने से कोई नहीं रोक सकता, इसके लिए कोई टीका नहीं है, मास्क नहीं है। जिस व्यक्ति को शक नहीं हुआ है उसे गोदी मीडिया देखकर यकीन हो जाएगा कि जमीन के अंदर कुछ ना कुछ है दोस्तों। और एक तरीके से बार बार एक ही झूठ बोला जा रहा है जिसको सच साबित करने की कोशिश भी की जा रही है। एक तरीके से मीडिया में रैशनैलिटी खत्म हो जाती है दोस्तों, तो इसी तरीके के बेफिजूल के डिबेट चलते रहते हैं। और एक और अपडेट की माने तो ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर ये खबर है कि कड़ी सुरक्षा के बीच में पहले दिन का सर्वे संपन्न किया गया है रविवार को, यानी आज भी सर्वे जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अंदर काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का सर्वे वीडियोग्राफी का कार्य शनिवार यानी बीते दिन भी चलता रहा। कड़ी सुरक्षा के बीच में ऐसा किया गया है दोस्तों। 500 मीटर के दायरे में लोगों के आवाज आह्वान पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद परिसर का वीडियो भी बनाया गया है। 17 मई को ये रिपोर्ट सौंपा जाएगा दोस्तों। इस मामले को लेकर कोर्ट की तरफ से खबर सामने आएगी, जो भी अपडेट आएगी आप तो लगातार पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर में नहीं बुलाए गए कई सारे सूबे के मंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने 2 नेताओं को बुलाया है जिनकी चर्चाएं काफी ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी पहुंचे हैं इस चिंतन शिविर में, जिसको लेकर चर्चाएं इसलिए है क्योंकि दोनों नेताओं के पास कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा पद नहीं है। कन्हैया कुमार कुछ ही महीने पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे और जिग्नेश मेवाड़ी कांग्रेस पार्टी में अभी औपचारिक तौर पर शामिल नहीं हुए हैं, क्योंकि निर्दलीय विधायक है और एंटी डिफेक्शन एक्ट के तहत अभी किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। बावजूद भी दोस्तों इन दोनों नेताओं को काफी ज्यादा कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रोत्साहन दिया गया है। चिंतन शिविर के अंदर भी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इनकी मौजूदगी के बाद कई सारे लोगों को कई सारी हैरानियां भी हुई है। हार्दिक पटेल हालांकि इस कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर में नहीं पहुंचे हैं, जो अपने आप में एक सवाल को खड़ा करता है, जबकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं दोस्तों हार्दिक पटेल, लेकिन इसके बावजूद भी उनको आमंत्रण नहीं भेजा गया है। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है लिखकर जरूर बताएगा। एक और अपडेट की माने तो फेसबुक पर शरद पवार के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करने वाली मराठी एक्ट्रेस केतकी को हिरासत में ले लिया गया है दोस्तों। मराठी अभिनेत्री केतकी चितले के खिलाफ ठाणे के पुलिस ने मामला दर्ज किया है दोस्तों और हिरासत में भी ले लिया है। आपको बताते चले कि विवादित ट्वीट किया गया था उनकी तरफ से। और एक और जानकारी की माने तो सिद्धू ने सुनील जाखड़ की जमकर तारीफ की है, कहा वो बेशकीमती नेता है, मतभेद सुलझाए पार्टी। आपको बता दें दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेताओं को आमंत्रण नहीं भेजा गया चिंतन शिविर को लेकर। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू और सुनील जाखड़ उनमें से 2 बड़े नेता हैं जिनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से आमंत्रण नहीं भेजा गया था। और ऐसे में सुनील जाखड़ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि गुड लक और गुड बाय कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी को विश भी किया है उनके फ्यूचर के लिए और एक तरीके से उन्होंने पार्टी से अलविदा कह दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा था। पार्टी के कमेटी ने भी
कहा था कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इस तरीके की अनुशासनहीनता स्वीकार नहीं होनी चाहिए पार्टी के अंदर। जिसके बाद दोस्तों अब ये बड़ी अपडेट आ रही है कि खुद सुनील जाखड़ ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि उनके इस्तीफा देने की खबर सामने आने के बाद सिद्धू ने बयान देते हुए जाखड़ की जमकर तारीफ करते हुए दोस्तों उन्हें फिर से वापस लाने के लिए कहा है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कहा कि जितने भी आपस के विवाद हैं उन सभी को बैठकर सुलझा लेना चाहिए। और एक और अपडेट की माने तो बंगाल के बाद असम त्रिपुरा के अंदर भी संगठन का तृणमूल कांग्रेस ने विस्तार किया है। टीएमसी ने ऐलान करते हुए कहा कि देश के अंदर ममता बनर्जी चाहिए। 2024 में हम उनको अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं और इसीलिए त्रिपुरा और असम के अंदर उनका खासकर टारगेट है। आपको बता दें कि दोनों राज्य हैं जो बंगाल की संस्कृति के काफी ज्यादा पास है दोस्तों, और इस तरीके से दोनों राज्यों के अंदर पार्टी के नेताओं को मोबिलाइज करके ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर मध्य प्रदेश के गुना के अंदर 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। पुलिस के सिपाहियों पर हमला करने वाले तस्कर बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक का एनकाउंटर भी कर दिया गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने कहा कि अगर न्याय नहीं मिलेगा और इसी तरीके से चलता रहा तो देश के अंदर अराजकता और लोकतंत्र में लोगों के अधिकार और गरिमा की रक्षा नहीं होगी तो अराजकता और ज्यादा बढ़ जाएगा। और एक और अपडेट की माने दोस्तों तो तेलंगाना के साथ अन्याय हुआ है, इस तरीके से केटीआर ने बयान देते हुए अमित शाह के दौरे से पहले कई सारे सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का दौरा तेलंगाना के अंदर था और इस दौरे से पहले बीजेपी नेताओं के तैयारी को लेकर सवाल खड़ा किया है केटीआर ने। यानी तेलंगाना के अंदर भी 1 साल के अंदर चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी भी दमखम लगा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दोनों पार्टियों के नेता ये चाहते हैं कि तेलंगाना के अंदर सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और केसीआर की पार्टी के बीच में होना चाहिए ताकि इससे फायदा दोनों पार्टियों को मिलेगा। अगर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से रिस्पांस जनता के बीच में इकट्ठा कर रही है और जिस तरीके से राहुल गांधी की रैली जो हुई थी जिसमें प्रचंड जन समर्थन देखने को मिला था, लोकल लीडरशिप को लेकर जनता के मन में एक रुझान है, जिसके कारण दोस्तों ट्रायंगुलर एक्शन अगर होता है, बीजेपी टीआरएस और कांग्रेस पार्टी के बीच में मुकाबला होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान टीआरएस को होने वाला है, क्योंकि टीआरएस को सबसे बड़ी चुनौती गाँव के इलाकों में कांग्रेस पार्टी दे रही है, जबकि अर्बन एरिया में कुछ एक ऐसे इलाके हैं जहाँ बीजेपी से उसका मुकाबला है। तो कुल मिलाकर टीआरएस बुरी तरीके से फंस सकती है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि टीआरएस के नेता कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लेकर बयान देने से बच रहे हैं और खासकर बीजेपी नेताओं को लेकर निशाना साध रहे हैं। और एक और अपडेट की माने तो बुलंदशहर के अंदर अतिक्रमण हटाने के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है, यानी बुलडोजर चलाए जाने को लेकर अब एक बार फिर से सवाल खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि बुलंदशहर जिले के अंदर कोतवाली देहात इलाके के अंदर अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान घायल एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ लापरवाही के दौरान हुई मौत का मामला दर्ज कराया है। दोस्तों आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने के दौरान ये बड़ी अपडेट आई है। एक और जानकारी की माने तो क्या प्रियंका गांधी बनेंगी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष? कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर में इसको लेकर काफी डिबेट चल रहा है। उदयपुर में चल रहे कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर में शनिवार को प्रियंका गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की गई है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सोनिया गांधी प्रियंका गांधी की मौजूदगी में ये मांग रखी है। हालांकि दोनों ने इस बात को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जब यह मांग उठी तो राहुल गांधी उस समय मौजूद नहीं थे। आचार्य ने कहा कि 2 साल से राहुल गांधी को मनाने की कोशिश हो रही है। क्या राहुल गांधी अध्यक्ष बनने को तैयार है? अगर वो तैयार नहीं है तो प्रियंका गांधी वाड्रा को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरों में से एक है और इसीलिए उनको अगर कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष बनाती है तो बहुत ज्यादा अच्छा खासा समर्थन हमको मिलेगा। आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जब प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग की तो मौजूद मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें टोकने की कोशिश की दोस्तों, लेकिन उल्टा जवाब दे दिया प्रमोद कृष्णम ने। वहीं पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय स्तर पर लाना चाहिए, न कि एक राज्य के अंदर सीमित कर देना चाहिए। इस तरीके की मांग की गई है दोस्तों। दोनों की इस मांग को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, लिखकर जरूर बताएगा। राजस्थान के पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने बैठक में कहा कि हम नहीं सुधरे तो खत्म हो जाएंगे। गुजरात के इंचार्ज रघु शर्मा ने 2-2 कह दिया कि हमने हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव नहीं जीते तो 2024 का चुनाव हमको भूल जाना चाहिए। रोड मैप के लिए पैनल बनाने की बातें कही गई है। एक तरीके से दोस्तों कांग्रेस पार्टी में पहली बार इस तरीके का सीरियस डिबेट चल रहा है। बड़े बड़े नेता और यहाँ तक कि छोटे कद के नेता भी अपनी राय दे पा रहे हैं और एक तरीके से ओपन फोरम रखा गया है, जिसके कारण सोनिया गांधी को निर्णय लेने में और आसानी होगी और एक तरीके से आउटपुट चारों तरफ से मिल रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी जिसमें 15-16 मेंबर रहते हैं केवल वही निर्णय ले रहे हो। इस बार तरह तरह के इनपुट सामने आ रहे हैं और सोनिया गांधी के लिए डिसीजन लेना और आसान हो सकता है और बड़ा फैसला भी जल्द ही होने को है, इसके संकेत भी दिए गए हैं। वहीं पर दोस्तों शिवसेना ने 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाई महाराष्ट्र के बीकेएस मैदान में। दोस्तों एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे नजर आए। उद्धव ठाकरे ने टीएमसी चुनाव के मद्देनजर दोस्तों इस तरीके से बड़ी रैली को संबोधित किया है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि जल्द ही शिवसेना एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने वाली है और बीएमसी के चुनाव भी जल्द होंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हरी झंडी मिल चुकी है। एक और अपडेट की माने तो सुनील जाखड़ को भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत करते हुए न्योता दिया है। दोस्तों पूर्व एमएलए फतेह जंग बाजवा बोले, कहा पंजाब में कांग्रेस खत्म हो गई है, जाखड़ को वहां फैलाकर हम अपने साथ में लाने के लिए स्वागत करेंगे। एक और अपडेट की माने तो हत्याओं और तनाव के बीच में कश्मीर में दिखा सांप्रदायिक
सांप्रदायिक सौहार्द हिंदू महिला का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अंतिम संस्कार किया है। दोस्तों, और एक और अपडेट आ रही है जहां पर रची जा रही थी भदोही के विधायक को मारने की साजिश। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा है। एक्शन में योगी सरकार और पुलिस ने कई सारे कदम उठाए। दोस्तों, वायरल वीडियो को लेकर विधायक विपुल दुबे कहा कि मैंने ये वीडियो देखा है, सदियों से इस तरीके की परंपरा चलती आई है। विधानसभा के अंदर मार काट की राजनीति चलती आई है। मेरे पास कप्तान साहब का फोन भी आया था। भदोही के विधायक ने इस मामले को लेकर दोस्तों कई सारी बड़ी बातें बोली है। आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर है जहां पर हिंदी इकलौती भाषा जिसका समूचे देश के अंदर मान्यता है। अमित शाह स्वीकारे कि सभी सूबों के अंदर एक भाषा सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। संजय राउत ने उद्धव ठाकरे की रैली को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बताते हुए ये बातें कही है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि अमित शाह को ये समझना चाहिए कि पूरे देश के अंदर एक लैंग्वेज चलाने के क्या डिसएडवांटेज है और किस तरीके से जनता पर फर्क पड़ेगा, इसका उनको संज्ञान लेना चाहिए। ये बात पूरी तरीके से तय है, पूरी तरीके से सच है कि देश भर के अंदर हिंदी एक ऐसी भाषा है जो वाइडली एक्सेप्टेड है, लेकिन इसके साथ में जो नुकसान है जिस पर भी गृह मंत्री अमित शाह को विचार करना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले भाषा को लेकर विवादित बयान तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया था। उसके बाद देश के अंदर एक बार फिर से ये डिबेट आगे बढ़ चुका है। एक और अपडेट की माने तो 8 साल में धीमी आर्थिक विकास दर मोदी सरकार की पहचान बन गई है। केंद्र की गलत नीतियां इसका सबसे बड़ा कारण है। बेतहाशा लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा सरकार इस पर कठोर कदम उठाने को तैयार नहीं है। बीजेपी के लोग केवल धर्म की राजनीति करते हैं। दोस्तों, इस तरीके से बयान देते हुए कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर में चिदम्बरम ने कई और बड़ी बातें बोली है। वहीं आपको बताते चले कि आरजेडी ने एक ट्वीट किया है जिसमें नीतीश कुमार अपने गृह जिले नालंदा पहुंचे थे। दोस्तों, जहां पर एक बच्चे ने उनको घेरते हुए उनसे सवाल पूछते हुए कहा कि पापा शराब पीते हैं, हमको पढ़ना है लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना क्योंकि वहाँ पढ़ाई नहीं होती। बिहार का बचपन सीएम नीतीश कुमार से फर्जी सुशासन के मुंह पर एक बच्चे ने ऐसा तमाचा मारा है, सीएम भागते नजर आए, रिकॉर्डिंग भी बंद करा दी। आरजेडी नालंदा की तरफ से ट्वीट किया गया है। दोस्तों, कुल मिलाकर आपको बता दें कि बिहार के अंदर जिस तरीके से शिक्षा की बदहाल स्थिति है और जिस तरीके से शराबबंदी के नाम पर धड़ल्ले से शराब का स्मगलिंग चल रहा है, ये कई सारे मामले हैं, कई सारे मसले हैं जिस पर नीतीश कुमार जब फील्ड सर्वे करने जाते हैं, लोगों से मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो इस तरीके से सवालों के घेरे में आ जाते हैं। यहाँ तक कि जनता और छोटे छोटे बच्चे भी इस तरीके के सवाल उठाते हैं, जिसके बाद नीतीश कुमार इधर उधर झांकते हुए आसपास खड़े 2-4 नेताओं 2-4 अधिकारियों को कहते हैं कि इनकी जो मांग है उन पर विचार किया जाए। और बाद में दोस्तों इस मामले में कुछ हो नहीं पाता और एक तरीके से नीतीश कुमार सरकार फेल नजर आती है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार से ये बड़ी अपडेट है जहां पर आरजेडी को बड़ा फायदा मिल सकता है। जनता दल यूनाइटेड को भारी नुकसान होगा। बिहार में भी 10 जून को दोस्तों राज्यसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जनता दल यूनाइटेड को 1 सीट का नुकसान हो सकता है। जुलाई में बिहार की 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे जिसमें केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह की भी सीट है। उनके अलावा भाजपा के गोपाल नारायण सिंह और सतीश चंद्र दुबे भी फिर से चुने जाएंगे। इसको लेकर चर्चाएं चल रही है। आरजेडी से मीसा भारती की सीट खाली हो रही है जहां पर फिर चुनाव होगा जो 7 जुलाई को खाली हो रही है। दोस्तों, इसके इतर शरद यादव की सीट भी है जो जेडीयू के कोटे से राज्यसभा के सदस्य बनकर पहुंचे थे। संख्या बल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 77 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास है जबकि आरजेडी के पास 76 विधायक है। राज्य के अंदर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि चुनाव के बाद पहली बड़ी पार्टी थी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने 3 विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कराया उसके बाद अब ये बीजेपी 77 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। और इसीलिए दोस्तों आंकड़े ये बताते हैं कि इस बार के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी तो अपनी दोनों की दोनों सीटें बचा लेगी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को 1 सीट का नुकसान हो सकता है। आरजेडी को 1 सीट का फायदा पहुंचेगा। वहीं पर दोस्तों नगर निगम चुनाव के लिए नए नियम नोटिफाइड, 20,000 वोटर के कटेंगे नाम और इस तरीके से नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए नए नियमों को नोटिफाई किया जा रहा है। इस कारण कई सारे लोगों के नाम कट सकते हैं। दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही थी। साथ साथ आपको बताते चले कि राहुल गांधी के सामने गहलोत पायरेट के नेताओं के बीच में गुटबाजी देखने को मिली है। रेलवे स्टेशन पर दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन भी किया है। कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर में उदयपुर जाते वक्त नीमका थाना और डाबला रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी थोड़ी देर के लिए रुके, जिसके बाद पार्टी के नेता अपनी अपनी ताकत दिखाते नजर आए। अशोक गहलोत के समर्थक और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के समर्थक एक दूसरे से भिड़ते हुए भी नजर आए। दोनों में आपस में जमकर नारेबाजी भी की हुई है। दोस्तों, एक तरीके से राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी 2 अलग अलग खेमों में बढ़ती दिखाई दे रही है। यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर क्या मिलकर चुनाव लड़ पाएगी, क्या ऐसा फैसला इस चिंतन शिविर से निकलकर सामने आएगा। जो भी अपडेट आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। वहीं पर भाजपा के सांसद सुशील मोदी ने पानी पूरी और हिंदी भाषा वाले बयान को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अपील की है कि शिक्षा मंत्री से इस्तीफा ले, क्योंकि इस तरीके का विवादित बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं पर दोस्तों राज्यपाल बोले कहा हिंदी को थोपने की धारणा पूरी तरीके से सच्चाई से दूर है। एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने का है। एक विश्वविद्यालय को संबोधित करते हुए तमिलनाडु के गवर्नर की तरफ से यह बयान दिया गया है। दोस्तों, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जो केंद्र सरकार लेकर आई है उसका विरोध हमेशा से तमिलनाडु के अंदर खासकर होता है। और 3 लैंग्वेज पॉलिसी को
लेकर ये विरोध जारी रहता है दोस्तों, और एक तरीके से हिंदी को मैंडेटरी करने का विरोध किया जाता है। और अब ये बड़ी अपडेट आ रही है जहाँ पर हिंदी और तमिल के विवाद और राजनीति के बीच में अब तमिलनाडु के गवर्नर की तरफ से बयान आया। उन्होंने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात है, लेकिन रीजनल लैंग्वेज को भी प्रमोट करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, इस तरीके से प्रावधान है। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्रालय का अपर सचिव रैंक का व्यक्ति सीबीआई की हिरासत में है। मामला FCRA से जुड़ा हुआ है, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से जुड़ा हुआ ये मामला है दोस्तों। ऐसे में अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।